राम राम सभी प्यारे दोस्तों को, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को और सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और एकदम बिंदास होंगे। तो दोस्तों, मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। इसके बाद हम इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद जय भारत। जब सभी प्यारे दोस्तों तक जो मेरी आवाज़ है वो पहुंच रही है क्या, एक बार बताइएगा। आप सभी प्यारे दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आएं और मुझे बताएं कि क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल? आप जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्या आप सब भी मुझे सुन पा रहे हैं? उम्मीद तो यही है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो चलिए भाई, चीज़ों को शुरू करते हैं और सेशन को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस मैम, जी मैम, जी मैम। चलिए, तो हमारे साथ रोहित आ चुके हैं, आकाश आ चुके हैं, सुजीत आ चुके हैं और बाकी दूसरे बच्चे भी जो हैं सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, रवि, भावना, सुरेश, उदित। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम इस क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए भाई बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बात करते हैं हम लोग प्रजनन तंत्र की। ठीक है बेटा, एक नया टॉपिक जिसको हम लोग आज शुरू करेंगे वो है प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए। तो भाई दोस्तों, प्रजनन होता क्या है? सबसे पहली बात कि मैम प्रजनन होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी संतान को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति का गुण। ठीक है, जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति का जो गुण होता है, जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति का गुण क्या कहलाता है बेटा? तो जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति का गुण क्या कहलाएगा? आप बताते हो, प्रजनन कहलाता है। तो जब भी कोई जीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करता है उसको हम कहते हैं प्रजनन। ठीक है, चलो आवाज सभी को आ रही है ना बेटा। चलिए, तो देखो अब हमने क्या यहाँ पे लिखा कि जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति का गुण क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब कभी भी इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव होंगे, चाहे वो एक पौधा हो चाहे वो कोई एनिमल हो, सब अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ तक कि एक जीवाणु भी, बैक्टीरिया भी आपके शरीर में जाकर अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेता है। तो आपके शरीर के अंदर कोई एक बैक्टीरिया गया, उसने क्या करा, अपने आपके शरीर में जाकर अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया बना दिए। तो मतलब उसने अपनी संख्या को बढ़ाया। तो दैट्स मीन वो भी कर रहा है प्रजनन। तो प्रजनन क्या होता है आप लोग बताकर चलोगे? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होते हैं प्यारे दोस्तों संतान यानी कि बच्चे। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय लिविंग्स। तो जब सजीव अपने द्वारा अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, उसी को कहते हैं प्रजनन। ठीक है, अब प्रजनन कितने तरीके का होता है भाई, ये आपको पूछा जाए तो प्रजनन के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 2 तरीके का। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं अगर आप उनकी बात करें तो प्रजनन की 2 प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। यानी प्रजनन 2 तरीके का होता है। एक होता है दोस्तों अलैंगिक जनन, एक होता है आप लोगों का अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन यहीं से आप लोगों को बनेंगे कि भाई अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है प्यारे दोस्तों लैंगिक जनन। एक हो जाता है लैंगिक जनन। तो आपको ये दोनों ही विधियां पेपर में पूछी जाती हैं कि भाई लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए
इन दोनों के बारे में अब हम लोग बातें करते हैं। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। ठीक है मैम, एक प्रॉब्लम है, मेरा ग्रुप डी का एक बच्चे का कमेंट था, निकल गया कमेंट। चलो अब देखो यहाँ पर जो प्रजनन होते हैं वो दो तरीके के होंगे। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो चलिए आइए दोनों के बारे में बात करते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होगा और अलैंगिक जनन में क्या होगा। बड़े अच्छे से पढ़ना बेटा, बड़े अच्छे से समझना। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे अलैंगिक जनन, इधर हम लोग लिखेंगे भाई अलैंगिक जनन, यानी कि जिसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल। ठीक है, और इधर मैं लिख रही हूं लैंगिक जनन, इधर हम लोग लिख रहे हैं भाई लैंगिक जनन। तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी, लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दोनों में क्या अंतर है तो समझना अच्छे से। देखो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा के बिना ही नई संतान उत्पन्न हो जाती है, मतलब यहाँ नर और मादा की जरूरत नहीं होती। तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि जहां नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप लोग बताते हो वो होता है अलैंगिक जनन। नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब यहाँ पर आपको नर और मादा नहीं चाहिए। तो मैम फिर कैसे होगा, तो यहाँ पर एक ही जीव, अकेला ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। तो रिप्रोडक्शन इन विच नो नीड ऑफ गैमेट। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे नो नीड ऑफ गैमेट्स। ठीक है, नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, अब जब हम इंसानों की बात करते हैं बेटा, तो जब इंसानों के अंदर आप लोग देखते हो रिप्रोडक्शन होता है तो एक नर और मादा गैमेट की आवश्यकता होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज्ड होकर एक नए एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, एक नए भ्रूण का निर्माण करते हैं, है ना। तो शुक्राणु किस में बनते हैं, नर में बनते हैं, अंडाणु किस में बनते हैं, मादा में बनते हैं। तो वहां पर आपको जरूरत है मेल एंड फीमेल की। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर जरूरत नहीं होती है किसकी प्यारे दोस्तों, मेल एंड फीमेल की। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, नीड मेल एंड फीमेल गैमेट, आवश्यकता होती है। तो ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं पॉइंट्स, इन्हीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनता है। तो बहुत अच्छे से आपको इनको याद रखना है, समझना है। तो आप लोग लिखोगे नीड ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर, तो हमें जरूरत होती है मेल और फीमेल गैमेट की इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़े, तो आगे आप लोगों को क्या डिफरेंसेस हैं जो पूछे जा सकते हैं भाई, आगे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो पूछे जा सकते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहां पर आप लोगों को क्या होता है प्यारे दोस्त, मेल एंड फीमेल की जरूरत नहीं होती, यहां पर नहीं होगी बेटा। यहां पर सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये लिखना है। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे अगला पॉइंट क्या होगा कि मैम निषेचन नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, निषेचन नहीं होता है। तो किस प्रकार के जनन में निषेचन नहीं होता है, नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा भाई दोस्तों, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर। ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होता। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले इतना समझो कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया। अब चलो मैं आपको समझाती हूँ सभी बच्चों को। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब कभी भी नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न किया जाता है, संतान को उत्पन्न करते हैं, तो एक स्पर्म होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को डायग्राम से, डायग्राम से देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है बेटा कि ये है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये होते हैं स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु। ठीक, ये किसके अंदर बनते हैं, तो ये बनते हैं पुरुष के अंदर।
ठीक है, मेल्स के अंदर बेटा, क्लियर, मेल्स में। और मैम ये क्या है, ये है ओवम, यानी कि ये जो दिख रहा है ये है अंडाणु, ये है प्यारे दोस्त अंडाणु, यानी कि ओवम। ओवम किस में बनते हैं प्यारे दोस्तों, महिला में बनते हैं। ओवम किसके अंदर बनते हैं, महिला में, फीमेल में। ठीक है, किस में बनते हैं बेटा, फीमेल में बनते हैं। तो दोनों की जरूरत होगी यहाँ पर। अगर आप लोगों को, अगर मैं कहूँ कि लैंगिक जनन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होगी। यहाँ पर आपको स्पर्म भी चाहिए मेल से, और फीमेल से ओवम भी चाहिए, यानी कि अंडाणु चाहिए। दोनों आपस में मिलेंगे, देखो इस तरीके से ये शुक्राणु अंडाणु के अंदर फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर निषेचन है। फिर जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं निषेचन। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। तो ऐसा किस में होता है, यानी कि यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दोनों कब चाहिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, जब लैंगिक जनन हो रहा हो। लेकिन मैम जब हम अलैंगिक जनन की बात करें तो वहां पर कैसे होता है, अलैंगिक जनन में बेटा इनकी जरूरत नहीं है। फिर आपको ना तो आपको ये चाहिए स्पर्म, ना आपको फिर चाहिए ओवम। तो मैम यहाँ पर कैसे एक नया जीव बनेगा, तो यहाँ पर नया जीव बन जाता है शरीर के किसी भी भाग से। अगर हम लोग अलैंगिक जनन की बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी, अलैंगिक जनन की बेटा, अगर हम लोग बात करें किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर शरीर के किसी भी भाग से नया जीव उत्पन्न हो जाता है बेटा। शरीर के किसी भी भाग से कैसे, देखो मान लीजिए आपने देखा किसी को, ये है एक जीव, प्लेनेरिया कहते हैं जिसको, मान लो ये प्लेनेरिया है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, प्लेनेरिया, ये एक जीव है। अब इसके शरीर के जब आप लोग ऐसे 3 हिस्से कर दोगे ना, ये प्लेनेरिया है, ये एक जीव है बेटा, प्लेनेरिया। क्या है ये, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है प्यारे दोस्तों ये। ठीक है, क्या है मैडम, ये प्लेनेरिया, ये एक जीव है। अब ये क्या करता है, ये अकेला जीव है, देखो एक ही है, ये रहा यहाँ पर, ना इसमें शुक्राणु, ना इसमें अंडाणु है, ना इसमें स्पर्म है, ना इसमें ओवम है। तो मैम ये कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो भाई इसके शरीर के जितने हिस्से करोगे ना, उतने हिस्से से एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। मान लीजिए तुमने इसके शरीर के ये 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये है तो ये हिस्सा पूरा प्लेनेरिया बना लेगा, एक हिस्सा ये है तो ये हिस्सा इसका पूरा प्लेनेरिया बना देगा, और एक हिस्सा ये है तो ये हिस्सा इसका पूरा प्लेनेरिया बना देगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर बिना नर और मादा के, यानी यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी नर और मादा की प्यारे बेटा। यहाँ पर एक ही जीव के शरीर के जितने हिस्से करे, उसके हर हिस्से ने नया जीव बना दिया, उसके शरीर के हर हिस्से ने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो ये हुआ यहाँ पर क्या, अलैंगिक जनन। तो यहाँ नर और मादा की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जब यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो यहाँ पर निषेचन भी नहीं होता। तो वही बात मैंने आपको लिखी है कि जहां नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, वो है आपका अलैंगिक जनन, और निषेचन यहाँ पर नहीं होता है। अभी बताऊंगी निषेचन क्या होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि भाई आपको पूछेगा कि किस प्रकार के जनन में निषेचन होता है, तो लैंगिक जनन में निषेचन होता है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि निषेचन होता है। तो ये एक ऐसा जनन है जहां पर क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर। तो यहाँ पर भाई दोस्तों फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं निषेचन की कि मैम क्या होता है निषेचन। तो अभी अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसको कहते हैं निषेचन। लेकिन आप लिखना चाहोगे तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि क्या होता है दोस्तों निषेचन। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फर्टिलाइजेशन की, कि भाई क्या होता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। ठीक है, नर और मादा युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। तो हम लोग लिखेंगे नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मक
का संलयन, संलयन होता है मिलना प्यारे दोस्तों, ठीक है, मिल संलयन, ठीक है, क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, संलयन होना तथा युग्मक का निर्माण या तथा युग्मनज का निर्माण होना, युग्मनज का निर्माण होना, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो बेटा इसको समझना बहुत अच्छे से, निषेचन कहलाता है, इसको समझोगे आप लोग बहुत अच्छे से। कैसे, पहले मैं इंग्लिश में लिख दूं फिर समझाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि फीजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स एंड फॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। बेटा जाइगोट पर भी क्वेश्चन आता है कि जाइगोट क्या होता है, जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, समझ में आई बात। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन, कि भाई नर और मादा युग्मक का मिलना। मैम नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, मैम ये बताओ कि मेल एंड फीमेल गैमिट क्या होते हैं। तो बेटा मेल और फीमेल गैमिट ही तो होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु। चलो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि भाई मेल गैमिट कौन होते हैं मैडम, मेल गैमिट, ठीक है। अगर हम बात करें कि मैम नर युग्मक कौन होते हैं, नर युग्मक, तो भाई नर युग्मक होते हैं, आप बताते हो शुक्राणु। नर युग्मक कौन होते हैं बेटा, शुक्राणु। तो शुक्राणु को कहते हैं नर युग्मक, इसको कहते हैं भाई शुक्राणु को। तो जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, इनको कहा जाता है प्यारे दोस्तों नर युग्मक। समझ में आई बात, ठीक है। अगर मैम हमसे पूछ ले मादा युग्मक कौन होते हैं, अगर हमसे पूछे फीमेल गैमिट कौन होते हैं, मादा युग्मक किसको कहते हैं हम लोग, मादा युग्मक फीमेल गैमिट। अगर हमसे पूछे कि भाई फीमेल गैमिट कौन होते हैं, तो जब हम लोग बात करें फीमेल गैमिट्स की, तो फीमेल गैमिट्स होते हैं अंडाणु। फीमेल गैमिट कौन होते हैं दोस्तों, अंडाणु होते हैं। अब आपको समझ में आ गया, अंडाणु यानी कि ओवम, ठीक है। तो हम नर युग्मक किसको कहते हैं, शुक्राणु को। हम मादा युग्मक किसको कहते हैं, अंडाणु को। यानी मेल गैमिट्स आर ओवम एंड फीमेल गैमिट्स आर ओवम एंड मेल गैमिट्स आर, प्यारे बच्चा आप लोगों के क्या होते हैं, स्पर्म। अब मानकर चलो, मानकर चलना सभी बच्चे कि ये हैं स्पर्म, ठीक है। सभी प्यारे दोस्त मानकर चलेंगे कि ये हैं स्पर्म, ये हैं स्पर्म प्यारे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ये है एक ओवम यानी कि अंडाणु, ठीक है, ये है अंडाणु, क्लियर। तो ये क्या है भाई, ये स्पर्म है यानी मेल गैमेट है, शुक्राणु कहते हैं जिनको। ये ओवम है यानी अंडाणु है, फीमेल गैमेट है। जब ये शुक्राणु इस अंडाणु के साथ जाकर मिलेगा, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे उसी को कहेंगे निषेचन, उसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो मैम फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना या नर और मादा युग्मक का मिलना, ठीक है, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर, आ गई बात समझ में आप लोगों को, बताएं जल्दी से। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़े तो अब यहां पर क्या होगा कि नर और मादा युग्मक जब मिल जाएंगे और निषेचन जब होगा तो यहां पर एक कोशिका बनेगी जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों युग्मनज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, युग्मनज। ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, युग्मक और युग्मनज, बट ये दोनों शब्द एकदम अलग हैं बेटा, ये दोनों शब्द एकदम अलग है। तो युग्मक होते हैं गैमेट यानी मेल, ये स्पर्म और ओवम, और युग्मनज होता है जाइगोट, जाइगोट। तो इसी जाइगोट से आगे चलकर एक पूरे बच्चे का निर्माण होता है, एक पूरे बेबी का निर्माण होता है, ठीक है। इसी जाइगोट से आगे चलकर क्या होगा, एक बालक का निर्माण होगा, एक बच्चे का निर्माण होगा। तो ये होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में निषेचन होता है। निषेचन होने के लिए शुक्राणु चाहिए, अंडाणु चाहिए। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन।
इसी को कहते हैं निषेचन। और मैम जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तब क्या होगा? तब बनेगा जाइगोट। इसी जाइगोट से एक पूरा बच्चा बनेगा। हम सब ऐसे ही बने हैं बेटा, हम सब ऐसे ही बने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो लैंगिक जनन किस किस में होता है आप जानते हो, जितने भी जंतु हैं सब लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, कुछ को छोड़कर, अभी सबके एग्जाम्पल भी बताऊंगी। फिलहाल आपने देखा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि नर तथा मादा युग्मक का संलयन होना तथा युग्मनज का बनना। युग्मनज अभी मैंने बताया जाइगोट बनेगा भाई, यहाँ पर यही जाइगोट फिर एक बालक का निर्माण करेगा। इसी को कहते हैं निषेचन। ठीक है ना राजकिशोर? आपको लगता है प्यारे दोस्त ऐसा, पर दूसरे बच्चों को शायद नहीं लग रहा। कितने बच्चों को लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, ये बताओ। कितने बच्चों को लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ? बेटा इस स्पीड से करोगे, इतनी स्पीड तो बेटा करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे कम स्पीड पर अगर करोगे ना तो फिर आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। आपको मैंने पहले भी बताकर चला है कि स्पीड आपको मेरे साथ थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी मेरे बच्चा। ठीक है ना? चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मैम ये जो निषेचन है ये कितने प्रकार का होता है। निषेचन भी दो तरीके का होता है प्यारे दोस्त। ठीक है, निषेचन भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। तो देखो स्पीड इतनी तो मैनेज करनी पड़ेगी बेटा, वरना एक क्लास में हम आधे से आधे टॉपिक को भी नहीं कवर कर पाएंगे, और फिर कैसे आप अपना टाइम से सिलेबस खत्म करके रिवीजन कर पाओगे? इतनी स्पीड तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, और अब मैं आपको बताती हूँ कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे निषेचन के प्रकार की, तो निषेचन के प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके टाइप कितने होते हैं आपको पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जब हम निषेचन के प्रकार की बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। निषेचन कितने प्रकार का होता है मेरे बच्चों? दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्लियर? स्पीड ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, इतना है कि आप अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से चीजों को देख पाएं। ठीक है, चलो अब देखो निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, एक होता है मेरे दोस्तों बाह्य निषेचन। क्लियर? यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी हम दूसरे पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता और अलैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। तो निषेचन क्या है अभी मैं वहीं से आपको चीजें क्लियर करा रही हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से भी आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निषेचन होता है दो तरीके का। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है दोस्तों आंतरिक निषेचन। एक हो जाता है दोस्तों आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन क्या होता है, आंतरिक क्या होता है, ये आपको पेपर में आते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से दो तरीके के निषेचन होते हैं, है ना? अच्छा मैम, अब अगर आपको मैं ये पूछूं कि बाह्य निषेचन क्या होता है, तो दोस्तों ये शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर कैसे? भाई शुक्राणु और अंडाणु शरीर के बाहर आ जाते हैं। कहाँ? पानी में आ जाते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मेंढक होता है, मछली होती है, उनमें होता है ये। और अगर मैं आंतरिक की बात करूं तो ये शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। महिलाओं के शरीर के अंदर होगा फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो आप लोग बताओगे कि शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर होता है ना? तो कौन सा ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो शरीर के बाहर होता है? तो आप बताओगे बाह्य निषेचन, है ना? ये कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि शरीर के बाहर कौन सा निषेचन होता है, ये पूछ लेगा आपको। किस प्रकार का निषेचन शरीर के बाहर होता है, तो आप कहोगे बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। और किस प्रकार का निषेचन शरीर के अंदर होता है, तो ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बताओगे शरीर के अंदर होता है। ये कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है दोस्त। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? शरीर के अंदर, इनसाइड द बॉडी। ये शरीर के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी।
शरीर के अंदर कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताऊंगी। दोनों से एग्जाम्पल आते हैं कि भाई कौन सा निषेचन शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन, कौन सा निषेचन शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन। अच्छा, बाह्य निषेचन मैम किस में होता है? एग्जाम्पल पूछा जाता है, मेंढक में होता है बेटा, मेंढक, और मैम मछली में होता है। तो मेंढक और मछली में किस प्रकार का निषेचन होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग एंड फिश? तो आप आंसर लगा के आओगे बाह्य निषेचन। मेंढक और मछली में होता है बाह्य निषेचन। मेंढक को कहते हैं दोस्तों फ्रॉग और मछली को कहते हैं फिश। तो इनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। मैम कैसे होता है? जो नर मेंढक होता है ना, नर मेंढक, मेल मेंढक, वो अपने शुक्राणु पानी में छोड़ देता है, अपने शुक्राणु पानी में छोड़ देगा। और मैं जो मादा मेंढक होती है वो अपने अंडाणु पानी में छोड़ देते हैं। तो अब शुक्राणु भी पानी में आ गए और अंडाणु भी पानी में आ गए। अब पानी में ही दोनों मिलेंगे, पानी में ही दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। तो शरीर के बाहर हुआ ना निषेचन, तो इसको कहते हैं बाह्य निषेचन। ऐसे मछली में होगा। तो जब शुक्राणु और अंडाणु शरीर के बाहर पानी में मिलते हैं वो हो जाते हैं आप लोगों का बाह्य निषेचन। लेकिन मैम इसमें क्या होगा? ये शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर कैसे होता है? शरीर के अंदर मादाओं के शरीर में होता है। तो मादाओं के शरीर के अंदर होती है एक फैलोपियन ट्यूब, इस तरीके से मादाओं के शरीर में पाई जाती है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, मादाओं के शरीर में क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है मादाओं के शरीर में, फैलोपियन ट्यूब। तो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इसे कहते हैं दोस्तों अंड निषेचित नलिका। ठीक है, इसको कहते हैं अंड निषेचित नलिका, इसे कहा जाता है अंड निषेचित नलिका। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो इस फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। कैसे? ये जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के शरीर में जाते हैं इस तरीके से, ऐसे शुक्राणु मादा के शरीर में जाते हैं और यहाँ पर अंडाणु रखे हुए होते हैं, यहाँ अंडाणु है, ये अंडाणु यहाँ जाते हैं और ये जो शुक्राणु है इसी तरीके से अंडाणु के पास जाकर ऐसे अंडाणु को कर देते हैं निषेचित, फर्टिलाइज कर देते हैं एग को। तो जब महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु निषेचित हो रहा है तो उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंड निषेचित नलिका में हो। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है। यानी शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर जाते हैं, ये है शुक्राणु। ठीक है, स्पर्म, क्लियर। और ये जो स्पर्म होंगे ये फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे और फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है ओवम, ओवम अंडाणु। तो तब जाकर इन दोनों का निषेचन होगा मादा के शरीर के अंदर। इसको कहते हैं हम लोग प्यारे दोस्त अंड, इसको कहा जाता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? अब वापस से आ जाओ यहीं पर। अभी मैंने आपको सेकंड पॉइंट से बताए हैं निषेचन के बारे में चीजें, है ना? निषेचन से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना पाएंगे। अब चलते हैं इन दोनों के बारे में तीसरे पॉइंट की तरफ। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों इन दोनों के बारे में। मैम तीसरा पॉइंट क्या होगा? क्योंकि आपने दूसरे पॉइंट से हमें फर्टिलाइजेशन को समझा दिया, अब दोनों के बारे में तीसरा पॉइंट कि भाई ये जो आप लोगों का बाह्य निषेचन, ये आपका जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन जो होगा, ठीक है, अलैंगिक जनन, ये जो अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल, और प्यारे दोस्तों जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो अलैंगिक जनन होता है ना, इसके अंदर विभिन्नताएं कम देखने को मिलती हैं, लेस वेरिएशन देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि किस प्रकार के जनन में कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप बताते हो जो अलैंगिक जनन होता है इसमें कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेस वेरिएशंस आर फाउंड, लेस वेरिएशन।
मैम इसको समझाओ एक बार कि लेस वेरिएशन आर फाउंड का मतलब कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसका मतलब एक चीज मुझे बताओ। जब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया देखा है तुमने, जीवाणु, सारे जीवाणु शकल में एक जैसे दिखते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन किसका बच्चा है, मतलब कौन किस जीवाणु से बना है ना। तो वो कैसे दिखते, एक जैसे दिखेंगे सारे। अगर किसी एक जीवाणु ने अपने अंदर जनसंख्या को बढ़ाकर अगर उसने कोई दूसरे जीवाणु को बनाया तो हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा जीवाणु पुराना है कौन सा नया है। लेकिन हम इंसानों में देखो या जहां भी लैंगिक जनन होगा वहां पर आपने देखा है कि उसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर आप में से जैसे आप में से कई बच्चे होंगे जो जिनके भाई बहन हैं, जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो हम 4 भाई बहन हैं, तो क्या हम चारों भाई बहन एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल। क्या मेरा भाई भी मेरी शक्ल पे है, क्या मेरी बहन भी मेरी शक्ल पे है? तो तुम कहोगे नहीं मैम, आपकी बहन की शक्ल अलग होगी, आपके भाई की शक्ल अलग होगी, आपके मम्मी पापा की शक्ल अलग होगी। तो क्या बिल्कुल बच्चे मम्मी पापा से मिलते हैं क्या? बिल्कुल। तो कहोगे नहीं मैम, और चारों भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते, उनकी शक्लें भी अलग अलग होती हैं। अगर हम जुड़वा को छोड़ दें, जुड़वा तो एक अलग चीज हो गई। आपने देखा है ना कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आपको ज्यादा आती हैं। वेरिएशन का मतलब होता है अलग अलग दिखना, तो इसमें आपके जीव एक जैसे ही दिखेंगे। अगर किसी बैक्टीरिया ने अपने जैसे बैक्टीरिया बनाए तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेस वेरिएशन पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विभिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आया है पेपर में कि किस प्रकार के जनन में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो आप लोग कहते हो कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें कम विभिन्नताएं होती हैं, इसमें अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मोर वेरिएशंस आर फाउंड, मोर वेरिएशंस आर फाउंड, ठीक है, आर फाउंड। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक विभिन्नताएं हमें पाई जाती हैं, अधिक विभिन्नताएं यहाँ पर पाई जाती हैं, मोर वेरिएशंस आर फाउंड। तो ये पूछा जाता है आपको पेपर में कि किस प्रकार के जनन में ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं और किस प्रकार के जनन में कम। अब आ जाओ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मैम ये किस में मिलता है। तो यहाँ पर जब हम लोग उदाहरण की बात करेंगे तो अलैंगिक जनन किस में देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है, तो आप कहोगे जीवाणु में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया किस प्रकार का जनन करता है, तो अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा अमीबा, अमीबा भी आपका अलैंगिक जनन करेगा। सारे अमीबा एक जैसे दिखते हैं, सारे अमीबा एक जैसे दिखते हैं भाई दोस्तों, ठीक है। तीसरा कुछ पादपों में, कुछ निम्न वर्ग के पादपों में भी होता है, निम्न वर्ग के पादप, ठीक है, कुछ निम्न वर्ग के पादपों में भी होता है। लोअर कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनमें भी होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, लोअर प्लांट। तो जो निम्न वर्ग के पादप होते हैं, लोअर कैटेगरी के पौधे होते हैं जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें, ठीक है। तो इनमें इन सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन कुछ जंतुओं में भी होता है बेटा, अभी बताऊंगी कौन कौन से में होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि कुछ जंतु, भाई कुछ जंतुओं में भी होता है अलैंगिक जनन, है ना। सम एनिमल, इट टेक इन सम एनिमल, कुछ एनिमल्स के अंदर भी होता है, कुछ जंतुओं में भी होता है, ठीक है, क्लियर है ना। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, मेरे मुंह से जुड़वा क्या निकल गया, फिर तो जुड़वा के पीछे पड़ गए सारे। जुड़वा बच्चे भी बताऊंगी। जुड़वा बच्चे ऐसे होते हैं कि जब एक ही अंडे से 2 शुक्राणु फर्टिलाइज हो जाए, 2 शुक्राणु फर्टिलाइज होंगे तो 2 जाइगोट बनेंगे और वही 2 जाइगोट आगे टाइम पर 2 बच्चों का निर्माण करेंगे, ठीक है। चलो अब इधर देखते हैं हम लोग, अब आगे बात करते हैं। बेटा अमीबा की डेफिनेशन, अमीबा की कोई डेफिनेशन नहीं है। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, एक कोशिकीय जीव है। अभी लिखवाऊंगी अमीबा के बारे में, बताऊंगी अभी सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं, ये किस किस के अंदर होता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये होता है जंतुओं के अंदर, ठीक है, ये जंतुओं में होता है, ये ज़्यादातर एनिमल में होता है, क्लियर, एनिमल्स के अंदर होगा, ठीक। और मैम कुछ पौधों में भी होता है, ठीक है, किस में होता है, और प्लांट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्लांट में भी होता है, पादपों में। तो पादप और जंतु कैसा जनन करते हैं, लैंगिक जनन। जबकि कुछ जंतुओं में अलैंगिक हो सकता है, तो वो कौन से हैं वो पेपर में आएगा, वही मैं अब आपको कराऊंगी
कि कौन से जंतु हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है और जिनमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए तो भाई आइए अब एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि अमीबा और जीवाणु में अलैंगिक जनन तो होगा, लेकिन अलैंगिक जनन की कौन सी विधि से जनन होगा। तो आओ अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो अलैंगिक जनन होता है ये इसकी कुछ विधियां होती हैं। आप लोग अब हेडिंग डालोगे अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां, हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड ऑफ, हम लोग हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन कई तरीकों से हो सकता है बेटा, अलैंगिक जनन कई तरीकों से होता है। मैम कौन कौन से तरीके से हो सकता है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से होते हैं, ये आपको पूछेगा। नोट्स बनाना है बेटा, बिल्कुल बना लीजिए। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, फीमेल्स में एक ही एग बनता है, कभी कभी होता है कि 2 एग बन जाते हैं, लेकिन स्पर्म्स बहुत सारे होते हैं, लाखों में होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहली विधि है अलैंगिक जनन की द्विविखंडन। द्विविखंडन आपको पेपर में पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन ये अलैंगिक जनन की एक विधि है बेटा। बाइनरी फिजन क्या होता है? अलैंगिक जनन कई तरीकों से होता है, तो एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिजन। मैम बाइनरी फिजन कौन कौन करता है? तो आप बताओगे कि जीवाणु में बाइनरी फिजन ही होता है। जीवाणु जब अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है तो वो बाइनरी फिजन ही करता है। ठीक है, और मैम और कौन सा होगा? और अमीबा, बहुत बार पूछा गया अमीबा के बारे में कि अमीबा कैसे अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है या अमीबा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो आप बताते हो कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया बेटा, युगलीना के बारे में आप लोग जानते हो, युगलीना। ठीक है, अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, ये सब कैसे जनन करते हैं? इन सब में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। और कौन सी विधि द्वारा होता है? तो आप बताते हो बाइनरी फिजन, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। इन सब में कैसे जनन होगा? अलैंगिक जनन होता है इन सब में, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है इन सब। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? हाँ ठीक है, क्लियर? क्लियर भाई? चीजें समझ नहीं आ रही हैं क्या बोर्ड पर लिखी हुई, ये बताओ मुझे। भाई राइटिंग का बड़ा इशू रहता है कई बच्चों का कि राइटिंग समझ नहीं आ रही है। राइटिंग में क्या समझ नहीं आ रहा है ये बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, राइटिंग में क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे दोस्त, जल्दी बताओ जल्दी। तो भाई चीजें तो यहाँ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको, ऐसा तो नहीं है कि राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही है। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको बाइनरी फिजन कैसे होता है। ठीक है, देखो ये है अमीबा, ये है दोस्तों अमीबा, ऐसा दिखता है अमीबा। जब आप अमीबा को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना ऐसा दिखेगा बेटा। तो देखो ये एक अमीबा है, अब इसी एक अमीबा से देखना कैसे 2 अमीबा बन गए। तो एक अमीबा से, एक अमीबा ने क्या करी? अपनी जनसंख्या बढ़ा ली। ये एक अमीबा है, ये पेरेंट है, ये मात्र है। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? पैरेट, पेत्रत्व, या ऐसा बोल देते हैं कि ये मात्र अमीबा है, मात्र कोशिका है, ये मम्मी कोशिका है ये। इसी से अब 2 पुत्री कोशिका बन जाएंगी। देखो ये रही नीचे 2 डॉटर सेल, यानी कि 2 पुत्री कोशिका बन गई, 2 पुत्री कोशिका बन गई। कैसे बनी मैडम, कैसे बनी? तो पहले ये जो अमीबा था ना, इसका केंद्रक, ये जो बीच में तुम्हें दिख रहा है ना ये वाला एरिया, ये इसका केंद्रक है बेटा, ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस ने अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, दिख रहा है? देखो ये टूट गए 2 हिस्सों में न्यूक्लियस। अब जब केंद्रक 2 हिस्सों में टूटा तो अमीबा भी ऐसे करके 2 हिस्सों में टूट गया। अब 2 हिस्सों में टूट गया तो 2 नए अमीबा बन गए, एक ही अमीबा से 2 नए अमीबा बन गए। तो यहाँ नर और मादा की जरूरत पड़ी क्या बताओ? या शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत पड़ी क्या? कहोगे नहीं मैडम, ये तो एक अकेले अमीबा ने कर दिखाया।
एक अकेले अमीबा ने ही अपने केंद्रक को दो हिस्सों में तोड़ दिया और फिर पूरा अमीबा दो हिस्सों में टूट गया और इस तरीके से यहाँ पर दो नए अमीबा बन गए। अब ये भी आगे चलकर ऐसे ही करेंगे, फिर वो भी आगे चलकर ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे ही अमीबा की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही अमीबा की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो अमीबा क्या है? ये कोशिकीय जीव है बेटा, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा, पानी में रहता है, ये तालाब के पानी में, नाली के पानी में, नदी के पानी में रहता है ये अमीबा। और ये एक जीव होता है बेटा, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो जब ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो ये द्विविखंडन से बढ़ाएगा। द्वि का मतलब दो और विखंडन का मतलब टूट जाना। तो देखो ये दो भागों में टूट जाता है, इसी को कहते हैं द्विविखंडन। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन, है ना। तो बाइनरी फिजन का मतलब द्वि का मतलब दो, विखंडन मतलब टूट जाना। जब एक ही जीव दो भागों में टूट जाए वो होता है द्विविखंडन। तो द्विविखंडन करता है अमीबा प्यारे दोस्तों। द्विविखंडन जीवाणु भी करता है, अभी मैंने बताया था ना। तो लो भाई, ये रहा एक जीवाणु, ये एक बैक्टीरिया है। अब इसी बैक्टीरिया ने देखो अपने डीएनए को, ये इसका केंद्रक डीएनए है, अपने डीएनए को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब दो हिस्सों में तोड़ दिया तो दो नए जीवाणु बन गए, दिख रहा है, दो नए जीवाणु बन गए। तो ये हो रहा बाइनरी फिजन, ये हो रहा द्विविखंडन। तो द्विविखंडन किस किस में होता है? अमीबा में होता है, जीवाणु में होता है, युगलीना में होता है, ऐसे होता है द्विविखंडन। ठीक है, तो द्विविखंडन एक अलैंगिक जनन की विधि है। आप देख रहे हो यहाँ पर नर और मादा की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, अकेला ही जीव है जो नए जीवों को जन्म दे रहा है। ये एक बैक्टीरिया था, इसने देखो दो बैक्टीरिया बना दिए। अब ये दोनों भी आगे चलकर ऐसे ही करेंगे, दो बैक्टीरिया बना देंगे, फिर आगे चलकर दो बैक्टीरिया बना देंगे। ठीक है, समान समारोह में आऊंगी बेटा, बिल्कुल आना सिलेक्शन लेकर, बिल्कुल आना। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी फिजन। समझ में आ गई बात? तो बस पेपर में ये पूछेगा कि बाइनरी फिजन किस किस में होता है, तो आप बता देना इन सब में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, अब दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है भाई? बहुविखंडन। बहुविखंडन दूसरा मेथड है बहुविखंडन। बहु बोले तो मल्टीपल फिजन बोलते हैं जिसको, मतलब यहाँ एक जीव बहुत सारे जीवों में बट जाएगा। बहु का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो एक जीव यहाँ पर क्या होगा? दो भागों में बट जाएगा। दो भागों में मतलब द्विविखंडन में दो भागों में बट रहा था, अब मल्टीपल फिजन में बहुत सारे भागों में बट जाएगा। तो ये किस में होता है प्यारे दोस्त? ये आपको पूछेगा। ठीक है, कोशिका लिखा है मेरे बेटा, अमीबा एक कोशिका ही तो है, ये एक कोशिका का ही तो जीव है बेटा, ये एक ही कोशिका से तो बना है बेटा। ये अमीबा एक कोशिका ही एक कोशिकीय जीव ही होता है, तो इसीलिए इसको यहाँ कोशिका लिखा है। इससे बन गई ये दो नई कोशिकाएं, दो नई कोशिकाएं बन गई। ठीक है, दिखा हुआ है ना। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हमने देखा कि मैम मल्टीपल फिजन किस में होता है, तो ये आप बताओगे प्लाज्मोडियम में होता है। बहुत बार पेपर में आया हुआ है, प्लाज्मोडियम में कैसा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम जो आपके अंदर मलेरिया करता है, इसमें होता है ये अलैंगिक जनन, प्लाज्मोडियम। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होगा? ये अपने शरीर के अंदर से बहुत सारे क्या करता है प्यारे बच्चा? बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। देखो ये रहा मल्टीपल फिजन, इसके अंदर देखो कितने सारे केंद्रक बन गए और सारे केंद्रक नए प्लाज्मोडियम बना देते हैं। सारे केंद्रक फिर देखो ये बना दिए नए प्लाज्मोडियम, ये रहे। तो कितने सारे प्लाज्मोडियम बन गए, एक प्लाज्मोडियम से कितने सारे प्लाज्मोडियम बन गए, है ना। तो मल्टीपल फिजन यहाँ पर हो रहा है। अब चलते हैं आगे और अब हम लोग बात करेंगे अगली विधि की कि मैम अगली विधि कौन सी है? अगली विधि होती है मुकुलन। बहुत पूछा जाता है पेपर में, मुकुलन बहुत ज़्यादा आता है पेपर के अंदर। बडिंग बोलते हैं जिसको, बडिंग। ठीक है, मुकुलन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मैम बडिंग किस में होता है? तो बडिंग दो जीवों में होता है। एक तो बताओगे हाइड्रा में। हाइड्रा एक जंतु है बेटा, हाइड्रा क्या है? एक जंतु है। ये पेपर में पूछा जाता है कि हाइड्रा क्या है, तो ये एक जंतु है, याद रखना। तो मैंने कहा था ना कि कुछ जंतु भी हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है, तो इसी में होता है। एन एनिमल,
हाइड्रा क्या है? एक एनिमल है बेटा। हाइड्रा क्या है? एक जंतु है, एनिमल है। ठीक है, एक तो इसमें हो गया, और दूसरा किस में होता है भाई? ईस्ट में होता है। ईस्ट, ईस्ट मैंने आपको बताया ही है कि ईस्ट एक तरीके का खमीर है। तो ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय खमीर होता है ईस्ट। मतलब ये बहुत छोटा है, एक ही कोशिका से बना क्या होता है? कवक। एक कोशिकीय कवक है जो ईस्ट होता है बेटा। यूनिसेल्यूलर फंगस है। क्या है? यूनिसेल्यूलर फंगस है बेटा। ये यूनिसेल्यूलर फंगस होता है। फंगस तो जानते हो ना, जैसे रोटी पर कवक लग जाता है, इस तरीके से। तो ये भी आप लोगों का कैसे अपने आप को बढ़ाता है? ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन करके, बडिंग करके। बड मतलब कली, इनके ऊपर से कलीनुमा संरचना निकल कर आ जाती है। कलीनुमा संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत बार आया है पेपर में कि ईस्ट में कैसे जनन होता है, तो बताओगे मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में कैसे जनन होता है, तो बताओगे मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। ठीक है, तो जब हम लोग ईस्ट को देखेंगे तो ईस्ट के ऊपर एक छोटी सी कली निकल आती है, छोटी छोटी सी कलियां निकल आती हैं। देखो ये रहा ईस्ट, ऐसा दिखता है ईस्ट। अब ईस्ट में क्या हो रहा है? देखो बडिंग हो रहा है ना। ये एक ईस्ट की कोशिका है, ईस्ट सेल है। इसके ऊपर देखो छोटी सी कली बन गई, ये बन गई। फिर इसके ऊपर ये कली बड़ी हो गई, फिर इसी कली में बहुत सारी कलियां बन गई, देखो। और ये सारी की सारी कलियां नीचे गिरकर नई ईस्ट बना देंगी। एक ही ईस्ट ने देखो कितनी सारी ईस्ट बना दी है। ऐसे ही बहुत सारी ईस्ट बनती चली जाएंगी, है ना। तो ये हो रहा है बडिंग प्रोसीजर, यानी कि मुकुलन। क्लियर? हाँ, पिज्ज़ा वगैरह में डलती हैं ये। तो ये हो रहा है यहाँ पर क्या? मुकुलन। यहाँ पर ये हो रहा है आपका बडिंग प्रोसीजर, मुकुलन। ठीक है, ठीक, समझ में आई बात? तो ऐसे आपको पेपर में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ईस्ट में कैसे वो होता है जनन। तो आपने बताया कि ईस्ट में होता है प्यारे दोस्तों बडिंग। ऐसे ही हाइड्रा में भी पूछ लेता है। देखो ये है हाइड्रा, तो मैंने कहा था ना कि हाइड्रा एक जंतु है। तो देखो ये है हाइड्रा, ये भी पानी में रहता है बेटा। ये हाइड्रा है। हाइड्रा कहाँ रहता है? ये हाइड्रा जंतु है। हाइड्रा कहाँ रहता है? ये हाइड्रा पानी में रहता है। तो ये हाइड्रा देखो एक जंतु है बेटा, इसमें भी ऐसे ही होता है। देखो ये बनी एक छोटी सी कली, ठीक है, ये बनी देखो एक छोटी सी कली, फिर ये थोड़ी बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, और इसी से अलग हो गई। और देखो अब दो हाइड्रा बन गए, एक ही हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गए। तो हाइड्रा में भी क्या होता है? बडिंग होता है बेटा, है ना। ऐसे आपको पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चन। क्लियर? पौधों में भी होता है, बिल्कुल। पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। छिपकली की पूंछ नहीं होगी इसमें। छिपकली की पूंछ से क्या पूरी छिपकली बन जाती है क्या? ये बताओ। सिर्फ छिपकली की पूंछ ही तो बनती है, पूरी छिपकली थोड़ी बन जाती है। यहाँ तो पूरा जीव बन रहा है, पूरा जीव बनेगा यहाँ तो अकेले जीव से। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगली विधि की तरफ। मैम नेक्स्ट मेथड कौन सा होगा? अब मुकुलन के बाद अगला मेथड कौन सा होगा भाई? चौथे नंबर पर। तो मुकुलन के बाद चौथे नंबर पर होता है जो हम बात करेंगे, जिसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, वनस्पतिक प्रसार। ये होता है पौधों में, वनस्पतिक प्रसार। पौधों के अंदर ये होता है भाई वनस्पतिक प्रसार, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये होता है पौधों में। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, इसको हम कल पढ़ेंगे। और कल मैं आपको एक और मेथड पढ़ाऊंगी, पुनः जनन। कल मैं आपको पुनः जनन भी पढ़ाऊंगी, यानी रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन। तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा और कल हम इन दोनों मेथड को और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। हाँ, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम लोग इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? पढ़ रहे होंगे बेटा। क्वालिटी आप एप्लीकेशन से जाकर खुद बढ़ा सकते हो। क्वालिटी मैं नहीं बढ़ाऊंगी, आप खुद बढ़ा सकते हो बेटा। क्वालिटी वाला ऑप्शन में आ रहा होगा, ठीक है, उससे आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया, एक बार फिर से वो देखेंगे चीज़ों को, ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे और उसके बाद आप चीज़ों को ज़रूर समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो, हाँ, फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ाऊंगी बेटा कल। छठे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या? विखंडन। विखंडन भी आपको कल पढ़ाऊंगी। अभी कुछ मेथड और बचे हुए हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कल पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है।
चलो, तो अब हम लोग करेंगे सिलेबस। आप लोगों का मैंने 20 से 22 क्लासेस में ख़त्म करना है, ठीक है। चलो, क्योंकि वेटेज ही उतना है बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वेटेज ही उतना है। क्लियर? चलो, तो कल की क्लास में ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।